मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के बारे में ये धारणा बनना, समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे और समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ये आम व्यक्ति की धारणा बन गई है। और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म में विकास, आविष्कार और नवाचार, ये तीनों चीजें जुड़ी हैं। आज हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ला रहे हैं, नवाचार भी हो रहा है और इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। मंच पर केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी हमारे साथ हैं। आदरणीय सुनील बंसल जी हमारे साथ हैं। मेरा आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि मीडिया को संबोधित करें। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चलने वाला ये सरकार, उसके बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि चर्चा करें, क्योंकि 10 साल 11 साल की अवधि को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांध देना ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन फिर भी जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, इन गोल्डन लेटर्स, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय। और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए, ये सारी बखूबियां हमको समझने की आवश्यकता है। ये जैसा मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, पीपल लेड गवर्नमेंट, जनता को साथ लेकर के चलने वाली सरकार, और पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसको भी हमने बखूबी देखा है। और हम सब जानते हैं कि ये सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की है। इट्स ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट।
और ये फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है, ये भविष्य को देख करके चलने वाली सरकार है। भविष्य को किस तरीके से हम आगे देश को ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में सोच करके काम को करने वाली सरकार है। और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत, और विकसित भारत का ये अमृत काल, और ये 10 साल 11 साल ने विकसित भारत का बेस बनाया है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इस बेस को बनाने के लिए जो भी फैसले लेने थे वो सारे फैसले लिए गए हैं। आज के दिन मैं 2014 से पीछे जाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 वाज फुल ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी, वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिविज्म। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के बारे में ये धारणा बनना, समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे और समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ये आम व्यक्ति की धारणा बन गई है। और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म में विकास, आविष्कार और नवाचार, ये तीनों चीजें जुड़ी हैं। आज हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ला रहे हैं, नवाचार भी हो रहा है, और इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। अगर मैं मोदी जी के शब्दों में बताऊं तो उन्होंने कहा है कि दिस डिकेड विल प्रूव टू बी द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर विकसित भारत। और इसी काम को लेकर के जो हम लोगों ने उनके नेतृत्व में जो उन्होंने नीतियां दी, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, इसको हर पॉलिसी में हम सबको देखने को मिलता है, हर नीति में हमको देखने को मिलता है। एवरी पॉलिसी आप देखेंगे तो इट्स डिफरेंट। पुरानी पॉलिसीज में भी जो चेंजेस आई हैं वो इसलिए कि रिफॉर्म चाहिए, और उसी के साथ साथ हमको ट्रांसफॉर्म करना है और इसके लिए परफॉर्म करना है। और एक बेसिक प्रिंसिपल पिछले 11 वर्षों में हम लोगों ने अडॉप्ट किया, और ये मोदी जी की ही सोच रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल हमारा बड़ा स्पष्ट रहा है। अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं तो मैंने कहा कि इतने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 वर्षों के बोल्ड डिसीजंस बता देना ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू, आप ही लोग कहते थे, सब लोग, लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा, और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट was 63%. This is the change, and this is the result of the bold decision taken. अगर हम उसी तरीके से बात करें एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी, लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो
किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और उसी तरीके से अगर हम देखें इकोनॉमिक डिसिप्लिन के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन में भी बहुत गहरी सोच के साथ जो आर्थिक जगत को बहुत तीव्र गति से आगे खड़ा कर सके, इसके लिए निर्णय लिए गए। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट का एडवांसमेंट, हम अभी भी ब्रिटिश की दुनिया में जी रहे थे, ब्रिटिश काल में जी रहे थे, उसको एडवांस करना, उसके साथ साथ प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को अलग अलग जो डिस्टिंक्शन था उसको समाप्त करना, ताकि हम बेटर किटी का उपयोग कर सके। हमारे अश्विनी जी बैठे हुए हैं, रेल बजट को एसिमिलेट करना और भारत की आर्थिक जगत को एक साथ कैसे देश के लिए डेवलप किया जा सकता है उसको करना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी इकॉनमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई, और अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है वो हमको 4थे स्थान पर ला रहा है, और हम 4थे स्थान की तरफ हम अग्रसर हुए हैं। और हम 4th स्ट्रेट कंसेक्यूटिव 4th स्ट्रेट में हम अपने ग्रोइंग इकोनॉमी में इस ईयर भी हम सबसे आगे हैं। और उसी तरीके से हम देखें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हमारा 4था साल लगातार चल रहा है। पर कैपिटा इनकम has increased by 67%. Foreign exchange reserves has increased by 135%. Exports at the record of to the US dollars is 825 billion. Gross FDI rise is 106%. Taxpayers का base बहुत increase हुआ है, वो 127%. और उसी तरीके से ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये भी 238% का इंक्रीज हुआ है। अगर एजेंसीज की बात करें तो ब्राइट स्पॉट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत की इकॉनमी को IMF बोलता है। वर्ल्ड बैंक हमारे को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, मेजर इकॉनमी इन दी वर्ल्ड कहता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमको वो कहता है कि इंडिया इज ऑल सेट फॉर as a primary engine of the global economic growth in 2025 and 26। यानी सारी विपरीत परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ और सक्षम तरीके से आगे बढ़ रही है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो प्रोएक्टिव डिसीजंस एक नहीं अनेकों हुए, और राहत के काम में तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी कभी पीछे नहीं रहे। फिर चाहे बात ऑपरेशन गंगा की हो और सिटीजन्स को यूक्रेन से लाने की बात हो, प्रोएक्टिव होकर के किसी और देश ने अपने सिटीजन्स की चिंता नहीं की, लेकिन इंडिया ने, और इंडिया ही नहीं, इंडियंस के साथ साथ, इंडियन फ्लैग के साथ साथ कई दूसरे देश के लोग भी यूक्रेन से बाहर आए। तो यह एक पॉजिटिव नोट के साथ, उसी तरीके से हमारे वंदे भारत मिशन जिसमें 67 लाख को लोगों को कोविड के दौरान भारत वापस, स्वदेश भारत वापस लाने का काम हुआ है। ऑपरेशन देवी शक्ति में अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाए। ऑपरेशन राहत में येमेन से हम लगभग 5000 जो हमारे इंडियन सिटीजन्स थे उनको लेकर के आए, और उनके साथ साथ 41 नेशंस के जो दूसरे सिटीजन्स भी फंसे हुए थे उनको भी, मोर देन 1000 उनको भी निकाल करके लेकर के आए। ऑपरेशन मैत्री में नेपाल में हम अर्थक्वेक में सबसे आगे रहे। वी वर द फर्स्ट टू रीच एंड लैंड इन काठमांडू, और हम लोगों ने राहत कार्य किया। और अगर मैं ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री की बात करूं तो ये बार बार मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोर देन 150 कंट्रीज में हमने वैक्सीन को पहुंचाया, और हमने कोशिश की कम से कम 48 कंट्रीज को तो फ्री वैक्सीन दी गई है, और ये वैक्सीन मैत्री में भी हम प्रोएक्टिव रहे। कोविड मैनेजमेंट पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा
क्योंकि जब मैं रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करता हूं, देखिए ये पेंडेमिक सारी दुनिया के लिए आया था। ये पेंडेमिक इस शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक रहा, और इस पेंडेमिक में विभिन्न कंट्रीज ने अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि इसके रिस्पॉन्ड करने का कोई तरीका नहीं था। सबने अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरीके से कोविड को रिस्पॉन्ड किया, किसी कंट्री ने नहीं किया। और किसी कंट्री, हर एक जगह कोविड की लड़ाई सरकार ने लड़ी। भारत में मोदी जी ने कोविड की लड़ाई जनता के साथ मिलकर के लड़ा। उन्होंने जनता को साथ लेकर के चलने का तय किया, और इसीलिए जनता कर्फ्यू। दूसरे देशों में लॉकडाउन के खिलाफ आंदोलन हो गए, वैक्सीनेशन न लेने के आंदोलन चले, लेकिन भारत अकेला देश है जिसने 220 करोड़ डबल डोज फ्री ऑफ कॉस्ट लगा करके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है। तो आप बताइए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिव सरकार का किस तरीके से उसको पूरा करने का प्रयास हुआ है, ये मैं कोविड के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। पिछले दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहां पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूंगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू एससी, एसटी और हमारे ओबीसी भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान देकर के विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। और जब हम ये विमेन की बात करते हैं, फिर हेल्थ के सेक्टर में आप ले लीजिए, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, फिर डिलीवरी के बाद वैक्सीनेशन, ऑल प्रोग्राम्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल प्रोग्राम्स। उसी तरीके से मैटरनिटी लीव, उसको 12 से 26 वीक्स तक बढ़ाना विथ सैलरी, विथ पेमेंट, और उसके साथ साथ बच्चे पैदा होने पर उनको मातृवंदना में योजना के साथ फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये सारी चीजें बताती है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो महिलाओं को, फिर चाहे आपने देखा इसरो में भी जब तस्वीर आई, जब चंद्रयान पे उतरा था, तो सबसे ज्यादा आपको वहां पर साइंटिस्ट महिलाएं दिखी थी। अगर आप देखें तो पायलट्स बनाने से लेकर के, आर्मी में कमीशन देने से लेकर के, एनडीए में भर्ती से लेकर के, अभी एनडीए से भी पास आउट हो गए हमारे गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल कैडेट्स, सैनिक स्कूल में ऑल 73-76 हमारे जो सैनिक स्कूल्स हैं, 73 सैनिक स्कूल्स, उसमें उनको एडमिशन मिलना। इसके साथ साथ लखपति दीदी, और लखपति दीदी के साथ साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना। तो समाज के जो वर्ग जिनको थ्रस्ट देना चाहिए था, वो थ्रस्ट देने का काम 11 साल में हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी और हमारे महिला वर्ग को की मेन स्ट्रीमिंग करने का काम हुआ है। स्कीम्स के बारे में अगर मैं बात जैसे बार बार कर रहा हूं कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उनके आंकड़े रखने लगूं और स्कीम्स को रखने लगूं तो बड़ा लंबा समय चला जाएगा। जब मैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करता हूं तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, गरीब कल्याण। अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था, 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। और आंकड़े इस बात पे सबूत है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। और उसी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड बाय 80% डिक्लाइन। प्रधानमंत्री अन्न योजना 80 करोड़ जनता को
5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान दिखते थे, आज आपको पक्के घर दिख रहे हैं। जिस सड़क पर आप चलते थे वो हाईवे में, कभी आप हाईवे पर होते थे, कभी हाईवे से नीचे होते थे, अगर आपको उन दिनों की याद हो। आज आप जिस हाईवे पर चलते हो आपको खुद ही ध्यान में लेना पड़ता है कि अगर डाइवर्जन लेना है तो स्पीड इतनी है कि 2 किलोमीटर पहले से ध्यान में लेना पड़ता है कि आई हैव टू गो लेफ्ट। ये आज हाईवे की स्थिति बन गई है। और इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे कहा 4 करोड़ मकान बने हैं और 3 करोड़ ये अगले 5 साल में और बनने हैं, उसका भी सैंक्शन हो चुका है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन में 364% हमारा घर का टैप कनेक्शन हम लोग दे पाए हैं। इस तरीके से काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को मेन स्ट्रीमिंग की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसमें भी मेन स्ट्रीमिंग की गई है। और जैसा मैंने कहा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से सारे कामों को आगे बढ़ाया गया है। जीवन फॉर द इंश्योरेंस, मे इट बी फॉर एक्सीडेंट और मे इट बी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इसको भी लगभग 40 करोड़ पीपल हैव बीन कवर्ड इन दिस। आज 40 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें कवर हुए हैं। और ये कौन लोग हैं? जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी। और जैसा मैंने कहा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, इस पर विशेष बल दिया गया। एक उदाहरण मैंने कोरोना का आपको दिया। कोरोना भारत सरकार के साथ साथ जनता ने लड़ा है, बाकी सब जगहों पर नहीं लड़ा है। बाकी सब जगहों पर स्ट्राइक्स हुई हैं। दे हैव रिजेक्टेड द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट, वैक्सीनेशन का भी हो चाहे लॉकडाउन का भी हो, हर एक मामले में उनको विरोध हुआ है। लेकिन यहां पर पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल को साथ लेकर के चले। और अगर मैं बात करूं तो डीमोनेटाइजेशन की, मुझे याद है उस समय हमारे राजनीतिक दल लाभ उठाने के लिए किस तरीके से जनता को उकसा रहे थे। आप भूल गए होंगे, मैं भूलता नहीं, किस तरीके से जनता को उकसा रहे थे। लेकिन भारत का आम व्यक्ति बैंक के सामने घंटों खड़ा रहा, लेकिन ही सपोर्टेड द डीमोनेटाइजेशन प्रोग्राम। दिस इज पीपल्स पार्टिसिपेशन। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि लीडरशिप पर भरोसा होता है तो किस तरीके से जनता बिहेव करती है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, यही देश है जहां एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एजुकेशन की मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस एक साथ नहीं हो पाती थी। वहां आज हम एजुकेशन पॉलिसी पर एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि कंसल्टेशन इतना वाइड हुआ कि उस कंसल्टेशन के कारण सीमलेस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। हेल्थ पॉलिसी 2017 की, आपको पता ही नहीं चला कि नई हेल्थ पॉलिसी आ गई। आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई इश्यू क्रिएट नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं आई। और कंसल्टेशन इतनी वाइड हुई और इतनी होलिस्टिक अप्रोच में हुई कि वह सब भी आप लोगों ने देखा है। स्वच्छ भारत अभियान, आपके ही आंकड़े बताते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम। सिर्फ टॉयलेट्स बनाना ही नहीं, लेकिन हेल्थ के इंडिकेटर से भी ले तो हमको स्वच्छ भारत अभियान का सीधा सीधा फायदा दिखता हुआ नजर आता है। जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के जो उनको जो प्रॉब्लम्स होती थी उसमें डिक्लाइन आ गया है, तो ये सारी बातें हमको जनता के सपोर्ट से मिली हैं। जब मैं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात करता हूं तो आपने देखा होगा डीबीटी का लगभग 130 टाइम्स ट्रांजैक्शन बढ़ गया है। और उसी तरीके से जैम ट्रिनिटी ने 3.9 लाख करोड़ की लीकेज को रोका है। और उसी तरीके से हमारे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन को और उसको भी हम लोगों ने लॉन्च किया ताकि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का
प्रोसेस को अडॉप्ट करे और कोई भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर को उसका लाभ मिल सके। प्रगति के माध्यम से सारी स्कीम्स को एक तरीके से कोशिश की गई है कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे जिसके बारे में चर्चा नहीं होती थी वह भी चर्चा हो और उसको भी सही ढंग से हम जनता के लिए समर्पित कर सके, इस बात का प्रयास हुआ है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये स्लोगन नहीं है, जीएसटी इज एन एग्जाम्पल और ये बोल्ड डिसीजन का एक एग्जाम्पल है। आखिर जीएसटी के पीछे डेलिब्रेशंस तो सालों से चल रही थी, व्हाई इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, और इम्प्लीमेंटेशन में 17 टैक्सेस 13 सेसेस सरचार्जेस को सब्स्यूम किया गया है और सभी स्टेट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आज टैक्स कलेक्शन 20.8 लाख करोड़ अ ईयर हो चुका है। उसी तरीके से टैक्स डिवोल्यूशन को स्टेट्स को 283% बढ़ा है। हमारे स्टेट्स, आपको मालूम है कि राजनीतिक कारणों से कुछ लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं स्टेट्स की अनदेखी हो रही है, स्टेट्स की अनदेखी हो रही है। द इंक्रीज इज 283% इंक्रीज। और मैं बतौर हेल्थ मिनिस्टर कहता हूं कि जब भी कोई आता है हम हमेशा सबको बोलते हैं फाइनेंस इज नॉट द प्रॉब्लम, इंप्लीमेंटेशन इज योर प्रॉब्लम। आप उसको इंप्लीमेंट करो, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको हम करके दिखा रहे हैं। उसी तरीके से हमारी नीति आयोग की रेगुलर मीटिंग्स होना, चीफ मिनिस्टर्स का पार्टिसिपेट करना, कोरोना के दौरान 11 फॉर्मल मीटिंग्स हुई। इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सबको साथ लेकर के चलने का मोदी जी का मन और मोदी जी के द्वारा हमेशा उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और स्टेट्स को, और प्रधानमंत्री जी ने तो कई बार कहा है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमको प्रदेशों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लाने के कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये मोदी जी ने दिया। ये स्टेट्स के ही तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको मेन स्ट्रीमिंग करने का और उनको ताकत देने का काम किया जा रहा है। फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है, और फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट अगर हम कहते हैं तो चाहे वो इंडिया का एआई मिशन हो, फिर चाहे वो हमारा स्कीम्स को आगे बढ़ाने का हो, चंद्रयान 3 हो, आदित्य L1 हो, या फिर गंगायान मिशन हो, ये सब देश को फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से कैसे देख रहे हैं उसका एक जीता जागता तस्वीर है। और फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विकसित भारत की कल्पना को साकार करना। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर समस्या को सामने से कन्फ्रंट किया है। ही हैज कन्फ्रंटेड फ्रॉम द फ्रंट, कभी इधर उधर की बात नहीं की है। और आज मैं इसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा। एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत है, लेकिन जब उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था इसका जवाब दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को सीधा सीधा संकेत किया। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया। आप सब लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसके वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। इस बार बिहार में पटना में, सीवान था शायद, मधुबनी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें कल्पना से भी बाहर जवाब दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि उनके ठिकाने, टेररिस्टों के ठिकाने और उनके एयरबेस सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए बियॉन्ड उनकी कल्पना से। तो और ये न्यू नॉर्मल बन गया है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। प्रधानमंत्री जी ने कन्फ्रंट करते हुए सामने से कहा है, एक स्पष्ट रूप में कहा है कि कोई भी टेररिस्ट घटना को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा।
और साफ कहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी बंद करो, और साफ कहा है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट को संरक्षण देने वाले में अंतर नहीं समझा जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम, चाहे वो कोरोना की घटना हो, चाहे वो टेररिज्म की घटना हो, किसी भी घटना को कन्फ्रंट इस सरकार ने पिछले 11 सालों में सामने से किया है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर मैं लेफ्ट विंग टेररिज्म की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, नक्सलाइट्स की बात करूं, मैं 6 साल छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं। मैंने कोंटा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स घूमे हुए हैं, अच्छे तरीके से नाइट स्टे किया है। मुझे मालूम है कि नक्सलाइट प्रोन एरिया की हालत क्या होती है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 126 टू 18 डिस्ट्रिक्ट्स, और सारे टॉप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, और हमारा रिडक्शन ऑफ वायलेंस 53% है। जो फेटलिटीज सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी उसका रिडक्शन 72% है, और रिडक्शन ऑफ डेथ 70% है। तो लगभग हम उसको समाप्त करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। एक समय था कि एक डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हम बॉर्डर के रोड्स इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि दुश्मनों को आने का मौका न मिले, और आज बॉर्डर रोड्स में 8,000 किलोमीटर्स के बॉर्डर रोड्स और ब्रिजेस के बनाने का काम, और उसको भी परमानेंट ब्रिजेस बनाने का काम लगभग 400 बने हैं। अटल टनल की बात करें, अगर सेला टनल की बात करें, या श्रीकुंडला टनल की बात करें, ये मेजर ब्रिजेस हैं जो हमारे को सिक्योरिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है और जो देश की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं, रोड्स, एयरवेज, रेलवेज, ब्रिजेस, तो बड़ी लंबी फहरिस्त है उसकी, जो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, चेनाब की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा कि नरसिम्हा राव जी के टाइम पर शिलान्यास रखा गया था। देखिए गवर्नमेंट के एक्शन को, नरसिम्हा राव जी के टाइम पर 1995 में रखा गया था, और इसको अटल जी ने प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया, और पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून को, अभी 3 दिन पहले, उसको पूरा किया। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए समस्याओं को टालते रहना ये इस सरकार की न रीति रही न नीति रही। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए कोशिश की कि उनके जीवन में सुधार हो, और आज पूरी ताकत के साथ हम विकसित भारत की ओर एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में मैंने पहले कहा कि अनइमेजिनेबल, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम हुए हैं, और इसके साथ साथ पिछले 11 साल में देश को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने में और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चल करके आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। और आज 11 साल पूरे होने पर मैंने कोशिश की, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड the whole work done in last 11 years, but I've tried to point out some major things, and I've tried to highlight the issues, the policies and programs जिनके माध्यम से इस कार्य को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अभी अध्यक्ष जी के भाषण के दौरान, प्रेस वार्ता के दौरान ही बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के मैसेज आए हैं सवालों के लिए। इतनी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों का जरूर सवाल आप लोगों के लिए। इसके एकदम बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करना, आप सब लोग उसमें भी आमंत्रित हैं, तो कुछ सवाल जरूर हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए। संजय जी। देवेंद्र पलासर, इंडिया टीवी।
देखिए, मैं इसी तरीके से देखता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य कम से कम समझना बड़ा मुश्किल है। ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं तो कहते हैं हम देश के साथ खड़े हैं, बाहर जाते हैं तो प्रश्न खड़े करते हैं, और प्रश्न भी वो खड़े करते हैं जो बेबुनियाद है। इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने का काम मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रहे हैं। रामनारायण श्रीवास्तव। हाँ, रामनारायण। देखिए, पार्टी सक्रिय है और पार्टी एक्टिवेटेड है। जनता में जनमानस बने, इसके बारे में चर्चा हो, ये पीपल्स मूवमेंट भी बने और इनैक्टमेंट भी हो। हम कमिटेड हैं। नीरज पांडे। नहीं, मैंने यही कहा ना कि उनको आप उनको देखिए, उनकी सारी लीडरशिप को देखिए, चाहे जयराम रमेश जी भी मूल इशू पर कभी भी चर्चा नहीं करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये गलत है क्या? सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और 11 साल पूरे होने पर पार्टी का जिस पार्टी का नेतृत्व है उसका अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष एड्रेस करता है तो प्रॉब्लम क्या है? और जितना प्रधानमंत्री जी जनता से कन्वर्स करते हैं उतना तो शायद जयराम जी अपनी जिंदगी में किसी से बातचीत नहीं की होगी। अखिलेश सिंह, टाइम्स ऑफ इंडिया। नहीं, देखिए, मैंने फिर कहा कि शब्द ही गैर जिम्मेदाराना है। आप हिमाचल जीत लेते हो, कर्नाटक जीत लेते हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप जब चुनाव हार जाते हो तो ये तो बचपन में सुना था ना कि जब जीतने लगो तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर और हारने लगो तो अंपायर गलत है। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है, सोचने का भी कोई तरीका नहीं है। और मैं सच बताता हूं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। आप देखिए, उन्होंने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चारों में चारों अलग अलग आंकड़े हैं। इतने वोट जुड़ गए, इतने वोट जुड़ गए, हर बार आंकड़े अलग अलग हैं। तो जो इतने कैजुअल अप्रोच के साथ इतनी बड़ी संस्था को अटैक करते हो, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उनका नेतृत्व कैसा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके बारे में वो सोचे। बिल्कुल जुड़ा हुआ नाम है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं ऑपोजिशन में रहा हूं। ऑपोजिशन को किस तरीके से सरकार में आना होता है, इसके तरीके अलग होते हैं। अखिलेश शर्मा, इंडिया, एनडीटीवी। देखिए, एनडीए पूरा कार्यकाल भी करेगी और अगला कार्यकाल भी करेगी, आप उस पर चिंता ना करें। दिक्कत यह है कि जिन लोगों को तकलीफ है वो तो हमेशा इस तरीके की बातचीत करते रहेंगे। उनको कोई देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े,
इसकी कितनी चिंता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन इसकी चिंता है कि मेरी पार्टी कैसे आए, हम कैसे आए। तो ये उनका स्वाभाविक तरीका है, वो स्वाभाविक रूप से इस तरीके के षड्यंत्र रचने की कोशिश करते रहेंगे। हमारी सरकार मजबूत है और यह 5 साल भी और इसके अगले 5 साल भी पूरे अच्छे से चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों क्षमा प्रार्थी हूँ